लास्ट नाइट जब मैंने बांग्लादेश की जो सिविल वॉर जो सिचुएशन वहाँ पर हो रही है उसके वीडियोस देखे तो आई वॉज शॉक्ड एंड आई वॉज सीइंग कि कैसे वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है, जिन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया, वो वहाँ से अब निकल गई, भाग गई और बेलारूस के अंदर असाइलम सीख कर रही हैं। बट आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड क्योंकि अगर हम शेख हसीना की बात करें तो शी इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल हेड ऑफ गवर्नमेंट और उनके ऊपर एक्यूजिशन था कि उनका जो 15 साल का पीरियड था जब उन्होंने रूल किया उस टाइम पर वो ब्रूटली जो है सप्रेस करती थी ऑपोजिशन को और उनकी वॉइसेस को। लेकिन मैं एक्चुअल रीज़न जानना चाहती थी कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तो जब मैं ट्विटर पे गई, एक्स प्लेटफॉर्म पे गई और मैंने काफ़ी सारे ट्वीट्स देखे जहाँ पर ये क्लेम किया जा रहा था कि जो कुछ भी बांग्लादेश के अंदर हो रहा है ये सब यूएस की वजह से हो रहा है और यूएस ये सब इसलिए कर रही है ताकि वो अपना मिलिट्री बेस जो है वहाँ पर तैयार कर सके और एक क्रिश्चियन स्टेट कार्व आउट करे। अब आई वॉज टोटली कन्फ्यूज कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये थ्योरी कहाँ से आई। तो ये थ्योरी समझने के लिए मैं वापस गूगल पे गई, वहाँ पर मैंने इसके रिगार्ड में 2-3 आर्टिकल्स देखे। अब जब इन आर्टिकल्स को मैंने पढ़ा तो ये देखा कि ये जो पूरी थ्योरी है इसके बारे में खुद बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उन्होंने बताया था कि यूएस जो है ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। बट द क्वेश्चन इज़, क्या इस बात में कोई भी सच्चाई है? क्या सच में जो यूएस है वो अपना मिलिट्री बेस तैयार करने वाला है और इससे म्यांमार, इंडिया और बांग्लादेश तीनों को ही खतरा है? तो आज के हमारे वीडियो में हम समझेंगे कि जो बांग्लादेश की प्रोटेस्ट हो रही है, ये सब कुछ जो सिविल वॉर हो रहा है, इसका रियल रीज़न क्या है। क्या यूएस इसके पीछे है या फिर शेख हसीना की इनएबिलिटी थी टू रन दी गवर्नमेंट। तो सबसे पहले अगर हम यूएस वाले एंगल को एक्सप्लोर करें कि इसमें क्या सच्चाई है, क्योंकि इतने सारे लोग ट्वीट कर रही हैं, शेख हसीना खुद ये बात कह रही हैं कि यूएस आने वाला है। दो उन्होंने इंडिया का पूरी तरीके से नाम नहीं लिया बट फिर भी इनडायरेक्टली हिंट किया कि इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है वो भी खतरे में है, देख लो। तो शेख हसीना के अकॉर्डिंग काफ़ी सारे जो वेस्टर्न नेशंस हैं इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन, वो कॉन्स्पायर कर रहे हैं ताकि वो एक क्रिश्चियन स्टेट बना सके बाय टेकिंग पार्ट्स ऑफ बांग्लादेश, म्यांमार एंड इवन इंडिया। उनका कहना है कि उनका ये जो एजेंडा है इसमें वो क्या कर रहे हैं, वो सीक्रेटली किसके साथ हैंड्स ज्वाइन कर रहे हैं विद द कुकी चिन नेशनल फ्रंट एंड सेवरल रीजनल इंसर्जेंसी ग्रुप्स इंक्लूडिंग परेश बरुआ एंड किंगपिन ऑफ द यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। तो बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उन्होंने डिस्क्लोज किया अपने जो लीडर्स हैं ऑफ द 14 पार्टी अलायंस, उन्हें बताया कि कैसे जो यूएस है वो कार्व आउट करने की कोशिश कर रहा है, बनाने की कोशिश कर रहा है अ क्रिश्चियन स्टेट लाइक ईस्ट तिमोर। और इसके लिए वो कौन कौन से पार्ट्स लेगा फ्रॉम बांग्लादेश एंड म्यांमार। दो इंडिया का नाम उन्होंने नहीं लिया बट इनडायरेक्टली उन्होंने सिग्नल दिया। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि कैसे एक वाइट मैन ने उन्हें ऑफर दिया था ताकि वो एक एयर बेस जो है इस्टेब्लिश कर सके इन दी बांग्लादेश टेरिटरी। अगेन उन्होंने उस वाइट मैन का भी जो है नाम नहीं बताया, ना ही उसकी नेशनैलिटी बताई। लेकिन जून 2023 में एक र्यूमर आया ढाका में जहाँ पे कहा जा रहा था कि जो वॉशिंगटन है वो डिमांड कर रहा है सेंट मार्टिन आइलैंड इन एक्सचेंज फॉर द फेवर ऑफ द रूलिंग अवामी लीग गवर्नमेंट। लेकिन बाद में जो मैथ्यू मिलर हैं, हु इज़ द स्पोक्स पर्सन फॉर द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कभी भी एंगेज नहीं हुए थे इस तरीके के डिस्कशंस में और ना ही उन्हें सेंट मार्टिन आइलैंड में कोई इंटरेस्ट है। तो वी कैन सी कि जो पूरी कॉन्स्पिरेंसी इस समय इंटरनेट पे चल रही है, ये सब खुद शेख हसीना ने फैलाई थी ताकि वो अपनी इनएबिलिटीज़ को छुपा सके। जी हाँ, ये जो भी कुछ हो रहा है ये सब कुछ डायरेक्टली कनेक्टेड है उनकी इनएबिलिटी से कि वो कैसे जो है इकोनॉमी को जो है सस्टेन नहीं कर पाई, उसे नहीं चला पाई, कंट्री को नहीं चला पाई और जो है इतना वहाँ पे जो करप्शन है, जो प्रोटेस्ट है, वो सब उन्हीं की वजह से है क्योंकि वो बार बार अपनी ही पार्टी के लीडर्स को जो है प्रमोट कर रही थी, उन्हीं के हिसाब से काम कर रही थी, जो उन्हें बेनिफिट हो वो कर रही थी। सो द ट्रुथ बिहाइंड दिस सिविल वॉर इज द फॉल ऑफ बांग्लादेश इकोनॉमी, नो फॉरेक्स रिजर्व्स, गिविंग रिजर्वेशन टू पीपल जो कि कनेक्टेड हैं विद द वेटरन्स ऑफ द बांग्लादेश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1971। और यही ट्रुथ है इस प्रोटेस्ट का, इस वॉर का।
क्योंकि कोई भी बाहर की कंट्री जो है कभी दूसरे देश में आके ये सब नहीं कर सकती जब तक उस देश के अंदर ही कुछ प्रॉब्लम्स ना हो। तो एक तो यूएस का कोई लेना देना है ही नहीं। आई डोंट नो ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहाँ से आ रही हैं, क्यों लोग जो हैं ये समझ रहे हैं कि जो यूएस है वो क्रिश्चियन स्टेट बनाने वाला है और इंडिया को भी इससे खतरा है, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को भी इससे खतरा है। ऐसा अभी तक कहीं पे भी प्रॉपर जो है कोई प्रूफ, कोई जो ऐसा आर्टिकल नहीं मिला है जहाँ पे यूएस इस बात को कमिट कर रहा है कि हाँ हमने कभी किसी तरीके का इंटरेस्ट जताया था। अब हम चलते हैं बांग्लादेश की प्रोटेस्ट की तरफ कि कैसे ये स्टार्ट हुआ। तो सडनली एक दिन ये स्टार्ट नहीं हो गया है। काफ़ी लोगों का कहना है कि वो रिजर्वेशन की वजह से हो रहा है। रिजर्वेशन है, एक पॉइंट है, वो रीज़न है, लेकिन जो मेन रीज़न है वो है बांग्लादेश की इकोनॉमी जो पिछले 2 साल से जो है गिरती चली जा रही थी। जी हाँ, अगर हम पेंडेमिक की बात करें, रशिया यूक्रेन वॉर की बात करें, तो ये दोनों ने ही बहुत बड़ा रीज़न प्ले किया है फॉर अफेक्टिंग वेरियस इकोनॉमीज़ इन द वर्ल्ड, और उसमें से एक जो है बांग्लादेश भी थी। अब अगर हम इस प्रोटेस्ट की बात करें कि कैसे ये इतनी वाइल्ड हो गई, तो यस, जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2021 में आफ्टर द हाई कोर्ट डिसीजन। तो हाई कोर्ट की इस रूलिंग की वजह से, इस डिसीजन की वजह से जो है ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुई थी। अब अगर हम रिजर्वेशन की बात करें जो कि बांग्लादेश के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, तो बांग्लादेश के अंदर कास्ट बेसिस पे रिजर्वेशन नहीं मिलता है। जी हाँ, जैसे इंडिया के अंदर कास्ट बेसिस पे डिवीज़न है कि कौन एससी हैं, कौन एसटी हैं, कौन ओबीसी हैं, उस बेसिस पे डिवाइडेड है। मगर बांग्लादेश के अंदर जो है वॉर वेटरन्स के जो बच्चे हैं, जो पोते पोतियाँ हैं, जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उनको रिजर्वेशन मिल रहा है जस्ट बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद दोज पीपल जिन्होंने कभी जो है वो वॉर लड़ा था। इनिशियली जब ये रिजर्वेशन मिला था तो सिर्फ़ और सिर्फ वॉर के अंदर जिन्होंने झगड़ा किया है, जिन्होंने देश के लिए लड़ाई की है, अपना खून बहाया है, उनको ये रिजर्वेशन मिल रहा था, विच वॉज फेयर कि हाँ भाई उन्होंने इतना कुछ किया है देश के लिए तो उन्हें क्यों नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद इस रिजर्वेशन को बढ़ा के उनके बच्चों को भी दिया गया। ठीक है, बच्चों को दिया जा रहा था, फिर वापस से उसे बढ़ा के जो है उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को भी मिला। भाई बच्चों का या पोते पोतियों का उनसे क्या लेना देना जो कि एक्चुअली में वॉर में लड़े थे, जस्ट बिकॉज उनके जो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स वॉर में लड़े थे इसलिए उन्हें जो है रिजर्वेशन मिल रहा था। तो ये बात जो बांग्लादेश का यूथ है, जो वहाँ की स्टूडेंट लीडर्स हैं, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और जब हाई कोर्ट ने रूलिंग दी कि हाँ ये 30% रिजर्वेशन जो है उन लोगों को मिलेगा जो कि वॉर वेटरन्स के रिलेटिव्स हैं, तो ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुई। तो शुरू से ही ये रिजर्वेशन था, बट बीच में जो है 2018 के अंदर ये रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन इसको ख़त्म करने के बाद वापस से जो वॉर वेटरन के चिल्ड्रन हैं, रिलेटिव्स हैं, उन्होंने पिटिशन फाइल की और फिर हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है वापस से इस रिजर्वेशन को जो है रीइंस्टेट करेंगे। और इसी रूलिंग के बाद जो है डिसकंटेंट देखने को मिला अमंग्स द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, क्योंकि प्रोटेस्टर्स का कहना है कि ये जो पूरा सिस्टम है ये डिस्क्रिमिनेटरी है और बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है टू दी सपोर्टर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर शेख हसीनास अवामी लीग पार्टी, जिसने इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो है लीड किया था। और इन प्रोटेस्ट ने जो है हाईलाइट किया द एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमिक डिस्ट्रेस इन बांग्लादेश। और इन्हीं प्रोटेस्ट ने, डिसकंटेंट ने ये भी हाईलाइट किया कि कैसे जो बांग्लादेश है वो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस के अंदर है, वहाँ की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हो गए हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो काफ़ी कम हैं, लो हैं, एंड देयर इज़ अ लैक ऑफ क्वालिटी जॉब्स फॉर यंग ग्रेजुएट्स जो कि सीख करने की कोशिश कर रहे हैं मोर स्टेबल एंड ल्यूक्रेटिव गवर्नमेंट जॉब्स। तो ऐसे में जब वहाँ की इकोनॉमी अच्छी नहीं है, इतनी जॉब्स नहीं है, तो वहाँ के लोगों के लिए क्या ऑप्शन बच जाता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब्स मिल जाएं। और जब उन्हें पता चला कि गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर भी 56% तो रिजर्वेशन सीट्स ही होंगी और बाकी का जो 44% है वो मेरिट के बेसिस पे जॉब मिलेगी, तो जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं दे वर लाइक कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, हम ऐसा नहीं होने देंगे, और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। इस प्रोटेस्ट को देखते हुए और वायलेंस को रोकने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जो है बाद में आने वाली थी वो जल्दी आ गई, और सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि ये जो वेटरन्स का कोटा है, जो फ्रीडम फाइटर्स का कोटा है, उसे कम करके 5% किया जाएगा और जो 93% जॉब्स हैं वो मेरिट के बेसिस पे मिलेंगी।
इसके अलावा जो 2% बच जाता है इट विल बी सेट असाइड फॉर मेंबर्स ऑफ एथनिक माइनॉरिटीज़ एंड ट्रांसजेंडर्स एंड डिसेबल्ड पीपल। और सुप्रीम कोर्ट की इस रूलिंग को जो गवर्नमेंट है उसने एक्सेप्ट किया, जो कर्फ्यू लगाया था वो हटा दिया, जो इंटरनेट जो है उन्होंने बंद किया था उसे भी जो है सब कुछ वापस जो है नॉर्मलसी क्रिएट करने की कोशिश की कि अब जो सिचुएशन है वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वो कह दिया है, वो रूलिंग दे दी है जो कि प्रोटेस्टर्स चाहते थे। बट बात यहीं पर नहीं ख़त्म हुई, क्योंकि लास्ट वीक जो प्रोटेस्टर्स थे, जो स्टूडेंट्स थे, वो डिमांड कर रहे थे एक पब्लिक अपॉलॉजी फ्रॉम हसीना फॉर दी वायलेंस। और वो ये कह रहे थे कि जो इंटरनेट कनेक्शंस हैं उन्हें रीस्टोर किया जाए, वापस से कॉलेजेस को और यूनिवर्सिटी कैंपसेस को खोला जाए, और उन लोगों को जिन्हें अरेस्ट किया गया है इस प्रोटेस्ट के दौरान उन्हें रिलीज़ किया जाए। बट जो शेख हसीना है उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और इसी के चलते जो स्टूडेंट ग्रुप है दे कॉल्ड फॉर अ नेशन वाइड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो कि संडे को स्टार्ट हुआ था, और उनका एक ही एजेंडा था कि जो शेख हसीना है वो रिज़ाइन करें। प्रोटेस्टर्स का ब्लेम है कि हसीना की जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो है अनरीजनेबल फोर्स यूज़ की है अगेंस्ट दी प्रोटेस्टर्स। बट आई वॉज थिंकिंग कि प्रोटेस्टर्स को इतना गुस्सा क्यों आया, क्यों स्टूडेंट्स ग्रुप इतना नाराज़ हैं शेख हसीना से। तो इसका रीज़न खुद शेख हसीना है, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर है, जो कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है, वो इस तरीके के स्टेटमेंट्स नहीं दे सकता। पिछली बार भी उन्होंने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया था जिसकी वजह से इतना वायलेंस हुआ था, क्योंकि उनका कहना था कि रिजर्वेशन में क्या प्रॉब्लम है, सही तो है, अगर फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो क्या रज़ाकर के बच्चों को मिलेगा। और रज़ाकर जो टर्म है वो एक गद्दार की तरह यूज़ होता है बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि यही वो लोग थे जो कि जब फाइट चल रही थी, जब इंडिपेंडेंस वॉर चल रही थी, जो कि वेस्ट पाकिस्तान के साथ थे, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। तो इसीलिए ये टर्म ऐसे क्रिटिकल मूवमेंट पे यूज़ करना जो है सही नहीं था, और ऐसी ही सेम गलती उन्होंने इस बार भी की। तो जो 76 ईयर ओल्ड हसीना है उन्होंने कहा कि ये जो प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं इसके अंदर स्टूडेंट्स इन्वॉल्व नहीं हैं, ये जो वायलेंस है वो स्टूडेंट्स नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने ब्लेम किया द इस्लामिक पार्टी जमात इस्लामिया एंड द मेन ऑपोजिशन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। तो इस तरीके से जो ऐसे कमेंट्स जो हैं टाइम टू टाइम शेख हसीना देती रहीं, तो इस वजह से वहाँ के जो प्रोटेस्टर्स थे वो और भड़क गए और नाराज़ हो गए अपनी प्राइम मिनिस्टर से। और इसी के चलते जो है शेख हसीना का रेजिग्नेशन डिमांड किया गया, उनको कुछ टाइम दिया गया कि इतने टाइम पे जो है आप रिज़ाइन करती हैं तो ठीक है, नहीं तो जो है उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो इसीलिए वो अपना रेजिग्नेशन दे के अब बांग्लादेश को छोड़ के निकल गई हैं। आर्मी ने जो है अभी इंटरिम गवर्नमेंट बना ली है, और जो शेख हसीना है वो कहाँ पहुँची, इंडिया के अंदर पहुँची। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया तो हेल्प करेगा ही बांग्लादेश की, क्योंकि पहले भी कर चुका है। जब वॉर हुआ था 1971 में, तो उस टाइम पर इंडिया ने बांग्लादेश की बहुत हेल्प की थी। अगर इंडिया नहीं होता तो शायद बांग्लादेश को कभी इंडिपेंडेंस नहीं मिल पाती। तो ऐसे में अब जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे, शेख हसीना की मदद क्यों नहीं कर रहे। तो इसका रीज़न ये है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो है एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, जिसकी वजह से अगर शेख हसीना इंडिया के अंदर रहती हैं, इंडिया के अंदर असाइलम सीक करती हैं, तो उन्हें कभी भी जो है वापस बांग्लादेश के अंदर एक्स्ट्राडिट किया जा सकता है, इट इज़ पॉसिबल। तो इसी वजह से वो एक ऐसी जगह जाना चाहती हैं जहाँ पर बांग्लादेश और उस जगह के बीच में किसी भी तरीके की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी ना हो, और इसीलिए अब वो कहाँ जा रही हैं, बेलारूस के अंदर जा रही हैं। तो नाउ यू कैन सी कि जो प्राइमा फेसी रीज़न है, जो मेजर रीज़न है इस प्रोटेस्ट का, वो क्या है। सबसे पहले तो ये जो रिजर्वेशन का पूरा इशू स्टार्ट हुआ वो तो है, और इकोनॉमिक क्राइसिस सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो सडनली नहीं हुई है। पिछले 2 सालों से ये धीरे धीरे पेनिट्रेट कर रही है इनटू द बांग्लादेश इकोनॉमी, जिससे वहाँ के लोग, स्टूडेंट्स, जो लोग काम करते हैं वो अफेक्टेड हैं। इनफैक्ट बहुत सारे एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि ये जो करंट अनरेस्ट है इन बांग्लादेश, ये क्यों है, बिकॉज ऑफ दी स्टैगनेंट जॉब ग्रोथ इन दी प्राइवेट सेक्टर। यानी प्राइवेट सेक्टर उतना नहीं है बांग्लादेश में, उतना जो है अच्छा नहीं कर रहा जितना कि पब्लिक सेक्टर कर रहा है। पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा वेजेस हैं, ज़्यादा प्रिविलेजेस हैं, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और ऐसे में जब ये रिजर्वेशन की बात हुई तो इसलिए प्रोटेस्ट हुई कि कैसे 56% कोटा जो है उन लोगों को चला जाएगा, सिर्फ रिजर्वेशन के बेसिस पे होगा, जिसमें से 30% रिजर्वेशन जो है वॉर वेटरन्स के रिलेटिव्स को जा रहा था।
तो इसी वजह से इस कोटा के पीछे जो है इतना झगड़ा स्टार्ट हुआ, क्योंकि इस समय बांग्लादेश में 32 मिलियन ऐसी यंग पॉपुलेशन है जिसके पास काम नहीं है, वो एजुकेटेड हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके पास काम नहीं है। अब अगर हम वैसे देखें तो ठीक है, इसमें बांग्लादेश की ऐसी कोई गलती नहीं है। जब पेंडेमिक आया या फिर रशिया यूक्रेन की वॉर हुई तो उससे काफ़ी सारी कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी है वो अफेक्टेड थी, लेकिन उन कंट्रीज़ ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ, हम लोग भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारी करेंसी भी जो है डेप्रिशिएट हो रही है। बट बांग्लादेश, उसने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। टका डेप्रिशिएट होता गया डॉलर के कंपैरिजन में, लेकिन तब भी उन्होंने पब्लिकली इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। 2022 के अंदर जो बांग्लादेश है उसने काफ़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हैं फेस की, जो टका था वो डेप्रिशिएट हो रहा था, लेकिन इस रिगार्ड में जो गवर्नमेंट है उसने कुछ भी नहीं किया। तो जो गवर्नमेंट बैंक है, बांग्लादेश बैंक है, दे डिड नथिंग टू स्टॉप दिस। उन्हें क्या करना चाहिए था, टका की जो वैल्यू है उसे कम कर देना चाहिए था, बट दे लेट द रेगुलर बैंक्स डिसाइड, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया और इस वजह से वहाँ के जो बिजनेसेस थे, एक्सपोर्ट बिजनेसेस थे, उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम हुई। इट क्रिएटेड एन इशू फॉर एवरीवन। एट द सेम टाइम जो बांग्लादेश है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज थी, गैस की शॉर्टेज थी, बिकॉज सभी लोग बहुत सारा ऑयल ख़रीद रहे थे फ्रॉम अदर कंट्रीज़। तो इस वजह से और भी ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो गई वहाँ के बिजनेसेस के लिए और जो चीज़ों की प्राइसेस थी वो बढ़ गई। अब इस सब को टैकल करने के लिए जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया, उसने कुछ इम्पोर्ट्स जो है वो बंद कर दिए। जो वो बाहर की कंट्रीज से चीज़ें लेता था वो बंद कर दिया और उस पैसे को किसके लिए यूज़ करने लगा, फॉर रिजर्व्स, की उन्हें ज़रूरत है। लेकिन इस सब के बावजूद भी वो टका की जो वैल्यू है उसे फॉल नहीं होने दे रहे थे, जो कि ऐसी सिचुएशंस में कर दी जाती है। ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ, हमारी करेंसी की वैल्यू जो है कम हो रही थी। तो एक तो टका की वैल्यू कम नहीं की, इसके अलावा इंटरेस्ट रेट जो है वो भी नहीं बढ़ाए। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाते तो फिर भी शायद जो है वो स्पेंडिंग को जो है कंट्रोल कर पाते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और इन्हीं सब रीज़न्स की वजह से जो वहाँ के बिजनेसेस हैं उन्हें काफ़ी दिक्कत हुई इन गेटिंग द डॉलर्स, जिसकी उन्हें ज़रूरत थी टू बाय थिंग्स फ्रॉम दी अदर कंट्रीज़। तो इस वजह से और प्रॉब्लम हुई, टका की वैल्यू फॉल होती रही और जल्दी से फॉल होती रही, लेकिन गवर्नमेंट ने कभी जो है उस रिगार्ड में काम नहीं किया, इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। जो इंटरेस्ट रेट थी उन्हें नहीं बढ़ाई। एंड इन द एंड इन सभी प्रॉब्लम्स की वजह से जो वहाँ पर फैक्ट्रीज़ थी वो गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी, स्पेशली फॉर एक्सपोर्ट्स। तो इस वजह से बांग्लादेश की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट थी, ख़राब थी, लोग डिस्ट्रेस में थे। और ऐसे में जब ये रूलिंग आई, रिजर्वेशन की रूलिंग आई, तो जो वहाँ के लोग थे, जो स्टूडेंट्स थे, जो यूथ था, वो भड़क गया। और ये जो रिपीटेडली रॉन्ग डिसीजंस थे शेख हसीना के गवर्नमेंट के इन रिस्पेक्ट टू द इकोनॉमी, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि उनकी करेंसी की जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट नहीं हो रही है, उन्होंने कभी भी पब्लिकली इस बात को एक्नॉलेज नहीं किया, इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाए। और यही सब रीज़न है कि क्यों उनकी इकोनॉमी फॉल हुई, क्यों वहाँ के लोगों में जो है डिस्ट्रेस बढ़ा, जॉब्स को लेके प्राइवेट सेक्टर जो है स्टैगनेंट हो गया। इस वजह से लोग जो है सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स को देखने लगे कि अब वही ऑप्शन है, और उसमें भी जब 56% रिजर्वेशन देखने को मिला तो ये चीज़ें जो हैं इस तरीके से भड़क गई, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो गई। So I hope this information, this analysis was helpful to all of you। और वहाँ पे क्या सिचुएशन है, आपके क्या व्यूज़ हैं इस रिगार्ड में, वो आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।